अब हम अगला टॉपिक है आपका ब्रह्मंड साम्राज्य। कौन सा? ब्रह्मंड साम्राज्य। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे शुंग एवं कर्ण राजवंश हो जाता है, और पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, और ये ब्राह्मण जाति का था। कौन सी जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, और इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। जो भरहूत का स्तूप आप लोग देखते हैं ना, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति था, और इसकी हत्या आप देखेंगे 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी, और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। कौन सा हुआ? सुशर्मा हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं कि सातवाहन वंश आ जाता है, और सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। और आप देखेंगे कि सातवाहन आंध वंश के नाम से भी आप लोग जानते हैं। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की, और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। और सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूर यज्ञ किया था। और सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणान्य थे। और हाल ने आप देखिए गाथा सप्तशती, और गुणानंद ने बेहद संहिता, बेहद कथा नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी, यानी कि 2 किताबें लिखी थी। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, शीशे की सर्वाधिक, प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन भी किया था। और सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया गया था। कहां से? रोम से मंगाया जाता था। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ भी आप देखेंगे कि किसमें? सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। यह आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने शुरू की थी? ये आरंभ की थी सातवाहन शासकों ने। किसने? सातवाहन शासकों ने। और भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, और जिसमें आप देखिए अश्वमेध यज्ञ, और आप देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख किया गया है। और सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्रह्मी थी। और आप देखें सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे आप देखिए गौतमी पुत्र हो गया, वशिष्ठी पुत्र हो गया। लेकिन सातवाहन राजकुल पित्त तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। लेकिन माओं का भी कुछ महत्व रहता होगा, तभी तो आप देखते हैं कि मां के नाम पर भी अपना नाम जोड़ ले रहे हैं, रख ले रहे हैं। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमेक को सौंपा, और गौलमेक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, और जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चित्र हो गया, चैत्य हो गया, अजंता हो गई, एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास हो गया। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम भी किया। किसने? सातवाहन वंश ने। फिर आप देखते हैं कि चैदी राजवंश आ जाता है, कलिंग का। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चैदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। और खारवेल इस वंश का एक प्रतापी सा राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। किसका? गुफाओं का। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके ब्राह्मण वंश की कहानी खत्म होती है।